मान लिया एक साली जीजा को इंप्रेस करना चाह रही है और वो ये कहे मैं जीजा को माला पहनाऊंगी, तो उसने एक गोभी का फूल डाला, उसके बाद एक गेंदे का, फिर गोभी का फूल, फिर गेंदे का, फिर गोभी का। तो इस खास पैटर्न में जो बनकर तैयार होगी वो होगी माला। तो फिर से आप सभी का बार स्वागत है। आज की जो कक्षा का विषय होने वाला है वो विषय है हमारा वर्णमाला का। हम आज जानेंगे कि वर्णमाला होती क्या है, उससे हमारा कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, वर्णमाला में जो याद करने में हमें समस्या आती है, छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको उच्चारण स्थान याद करने में समस्या आती होगी। सवाल बनता है कि ये बताइए स का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपसे कहेगा य का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपसे कह दे कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, या अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं वर्णमाला है क्या। देखिए, वर्णमाला का मतलब, माला का मतलब होता है एक खास पैटर्न। यदि आप कोई एक चीज या सिंगल चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी माला नहीं बना सकते। आपने मोतियों की माला देखी होगी, इसमें बहुत सारे मोती पड़े रहते हैं, उसी के बाद वो माला बनती है। नहीं तो एक मोती वाली क्या हो जाती है, नेकलेस, या जिसे बोलते हैं पेंडल। पहले बोलते थे कि पेंडल लूंगी, समझ में आई, तो वो पेंडल कहलाती है, माला नहीं कहलाएगी। तो वर्णमाला माला होने के लिए व्यवस्थित समूह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यवस्थित समूह मैंने क्यों कहा, मान लिया एक साली जीजा को इंप्रेस करना चाह रही है और वो ये कहे मैं जीजा को माला पहनाऊंगी, तो उसने एक गोभी का फूल डाला, उसके बाद एक गेंदे का, फिर गोभी का फूल, फिर गेंदे का, फिर गोभी का। तो इस खास पैटर्न में जो बनकर तैयार होगी वो होगी माला। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है और दो ऑप्शन दे रखे हो, ऑप्शन नंबर एक ये हो कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है या वर्णों का समूह वर्णमाला है, तो आप लगाएंगे वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हमारी दो चीज होती है, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। यह भी पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होते हैं वो हमारे वर्ण होते हैं और इसे ही हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि जो कहलाती है वो वर्णों को ही कहते हैं। जैसे कि हम आवाज निकालते हैं, एक वर्ण से शुरू होती है, धीरे धीरे मिलकर कई सारे वर्णों से एक शब्द बनता है, शब्द से मिलकर एक वाक्य बनेगा, वाक्य मिलकर बोली या भाषा बनेगी। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम कहते हैं क्या जी, ध्वनि कहते हैं। यह सवाल भी आ चुका है कई बार परीक्षाओं में। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी को बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हिंदी जो है हमारी मतलब मदर टंग है, मातृभाषा है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं भाई, हिंदी वाले तो जबरदस्ती हिंदी भाषा का मंडन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का दायरा हिंदी देती है। दूसरा, इस पूरे विश्व में कोई सा भी मुल्क हो, उस मुल्क के कोई से भी व्यक्ति हो, वो बिना हिंदी के वर्णों के उच्चारण कर ही नहीं सकता। देवताओं की भाषा इसलिए कहते हैं, ऐसी भाषा जो देवताओं ने मनुष्य के लिए बनाई है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति जाता है दुकानदार के पास और दुकानदार से हम कहते हैं भैया एक फल दे दो, और फल देखने में कुछ कुछ ऐसा सा है। ठीक है जी, पहचान गए होंगे, आइडिया लगी गया होगा क्या है। अब हिंदी भाषी व्यक्ति एक कहता है कि भैया हमें ना सेब दे दो। हमने जो है अपने मुंह से जो बोला, हमने बोला हमें दे दो एक सेब, हमने से बोला, ए बोला, वे बोला। वही जब इंग्लैंड में इसकी डिमांड की जाती है तो वो बोलता एप्पल। तो कहने का मतलब ये है, हमने इसे सेब कहा, इसने कहा एप्पल। ध्वनि संकेत है बस, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक इमेज, किसी चीज की पहचान छुपी हुई है। सेब में सेब जैसी क्या बात है हमें नहीं पता। तो हुआ क्या कि जैसी सेब कहा उसने कहा एप्पल। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, लिखा यह है, इसका संकेत ही तो बदल गया, लेकिन मुंह से तो ये यही बोला जाएगा, एप्पल। मुंह से तो यही ध्वनि निकलेगी। तो पूरे दुनिया की कोई सी भी भाषा बिना हिंदी के स्वर के और व्यंजन के बोली ही नहीं जा सकती। चाहे आप फ्रेंच बोल लें, इटालियन बोल लें, जर्मनी बोल लें, कोई सी भी भाषा
बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन के बोली ही नहीं जा सकती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि मैं बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन के कोई भी भाषा बोल दूंगा या कोई भाषा जानता हूं जो बोल दूं, मैं नैनो की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत खतरनाक होती है, वो तो ऐसी बोली जाती है। मैं व्यक्त भाषा की बात कर रहा हूं जिसके लिए हमें ध्वनिक संकेतों की आवश्यकता हो, बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन के नहीं बोली जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो बारी आती है स्वरों की, होता क्या है, स्वर होते क्या हैं। बच्चा जब पहली बार रोता है तो वो सारे स्वरों का मिक्सर रोता है। यदि कोई बच्चा रे की आवाज के साथ रोता है तो मतलब यह है कि वो तोतला होगा। यदि कोई बच्चा रोता ही नहीं है तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं, या तो वो मृत होगा या फिर वो जिंदगी में कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो जब बच्चा रोता है उसकी आवाज कानों में नहीं चुभेगी, सारे स्वरों का मिक्सर होता है। अब मुझे ये बताइएगा, ऐसा बच्चा जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, क्या वो बच्चा अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर पाएगा? क्या उसे इतना ज्ञान है कि वो चीजों को बदल पाए? बताइए, नहीं बदल पाएगा ना। तो स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। इसलिए जब छोटा होता है बच्चा, आपने देखा होगा ई ई ऊ ऊ कै है ऐसे करके आवाजें निकालता है। उसके बाद 2 वर्णों वाले शब्द बोलना शुरू करता है, पापा, चाचा, नाना, बाबा, आ ऐसा करता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करेगा, 2 शब्दों वाले वाक्य, आ जा, ठीक है। उसके बाद पूरा वाक्य बोलना शुरू होता है। तो ऊपर वाले ने इसे ऐसे नहीं बनाया। जो ये है ना व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम क्या है, व्यवस्थित समूह क्या है, ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो स्वर वे हुए जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। कितने स्वर हैं हमारे पास जी? 11 हैं। पहले हमारे पास 13 होते थे, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी की जो लिपि है हमारी सरकारी स्तर पर प्रचलन में, वो हमारी देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या करेंगे तो स्वर हो गए हैं 11। अब क्यों जी देवनागरी में 11 क्यों हो गए? बचपन में तो 13 पढ़े। हाँ, हिंदी में कुल स्वर 13 ही होते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में हमारे पास एक विद्वान हुए हैं हिंदी के, उनका नाम है पंडित किशोरी दास वाजपेयी। याद रखेंगे जरूर, पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी आते हैं और वाजपेयी साहब क्या कहते हैं कि जी हिंदी में जो अनुस्वार और विसर्ग है वे स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह में रखो। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्वक तो बोले ही नहीं जाते, ये किसी ना किसी का सहारा लेकर बोले जाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो किसी का सहारा लेकर बोले जाएं और स्वरों से पहले आए। तो ये ना तो स्वरों से पहले आते और ना ये स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते, तो इसलिए इनका दर्जा खत्म कर दिया किशोरीदास वाजपेयी जी ने और इन्हें अलग एक कैटेगरी बना दी अयोगवाह की। अयोगवाह उन्हें कहते हैं जो बिना योग के चल ही नहीं सकते, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किसी ना किसी की पीठ पर बैठ के जरूर चलेंगे आगे। तो ये सवाल कई बार आया कि हिंदी में अयोगवाह का निर्धारण किसने किया है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अंग और आहा लिखते थे, लेकिन आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखते होंगे या मोबाइल के कीपैड में, तो आपको इनका साइन आजकल ऐसा बना हुआ आ रहा होगा, मतलब ये किसी भी स्वर पे ये अटैच हो सकते हैं। तो ये हो गए अयोगवाह। कई बार पूछा गया है हिंदी में कौन से अयोगवाह हैं, तो अंग और आहा को आपको लगाना है। अंकी बिंदी जो है, अंकी बिंदी को बोला जाता है जी अनुस्वार, इसका जो नाम है वो है अनुस्वार। और जो आहा है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, ये आप लोग इन्हें तो जानते होंगे, इन्हें कहते हैं हम विसर्ग, तो इनका नाम भी है। आगे जानेंगे क्या क्या मसला है। तो ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया, 2 ही अयोगवाह है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। क्यों? क्योंकि आ की मात्रा होती ही नहीं है। अगर आप का लिख रहे हैं तो सीधा का लिख देंगे, खा लिख रहे हैं तो सीधा खा लिख देंगे, इनकी मात्रा है ही नहीं। बाकी आ की मात्रा भी होगी, ई की मात्रा भी होगी, ई की भी मात्रा होगी, इसकी भी मात्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यह का, इसकी कोई मात्रा नहीं है। आप देखेंगे इसकी भी मात्रा है, इसकी भी मात्रा है, इसकी भी मात्रा है, इसकी भी मात्रा है, इन सभी की क्या होगी? मात्रा होगी। ठीक है जी। लेकिन हमारा आ केवल ऐसा है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने लिखा है कि जी उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? उच्चारण के आधार पर 10 स्वर माने गए हैं। क्यों? क्योंकि 2 स्वर तो उठाकर अयोगवाह में रख दिए। अब बारी आई ऋषि की।
जब इनकी बारी आई तो उच्चारण करते समय देखा गया कि इनके उच्चारण में जो है इनका उच्चारण ये होता है री, रे पे छोटी की मात्रा, इसलिए इनका उच्चारण के आधार पर स्वरों का दर्जा खत्म कर दिया गया और उच्चारण के आधार पर स्वर बचे हमारे केवल 10, देवनागरी लिपि में बचे हमारे पास 11, कुल स्वर हैं हमारे पास 13, मात्राओं के आधार पर बचे हैं स्वर 10। क्यों? क्योंकि हमारा आ की मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी होती है। अयोगवाह हमारे पास 2 हो गए। अयोगवाह का निर्धारण किसने किया? पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने। यह आपको कहीं नोट कर लेना है। अब देखते हैं आगे देखते हैं व्यंजन। जब स्वर का हम उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों के सहारे बोला जाए। तो हमने क्या किया है, जितने भी व्यंजन होते हैं का से लेकर मां तक के, इन्हें हमने 5-5 के ग्रुप में 5 वर्गों में बांट दिया है। कै वर्ग जो है, कै वर्ग को कहते हैं कंठ्य। जब आप कै को बोलेंगे तो गले से निकलेंगे पूरे 5। यहां पे दिखाई देती है व्यवस्था कि वर्णों के रखने में कितनी गजब की व्यवस्था है। जब आप अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष जान लेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर सोचने बैठे कि किसने कितने ज्यादा तरीके से वैज्ञानिक स्तर पे इसे स्थापित किया है। इसीलिए पूरे विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक वर्णमाला जो है वो संस्कृत वर्णमाला है, सर्वाधिक वैज्ञानिक। ठीक है, और कहते ये भी है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत भाषा सबसे अच्छी मानी गई थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत की भाषा नियमों से हद से ज्यादा बंधी हुई है, एक नियम पे चलती है वो, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर नहीं चलती थी, इसलिए वो फेल हो गई। तो कै वर्ग जो है वो कहलाता है कंठ, यानी कि का सा लेकर जब आप अंग तक की आवाज करेंगे तो सीधा सीधा गला से आवाज निकलेगी। उसके बाद आती है चा वर्ग को कहते हैं जी तालु, ये तालु कहलाएगा। टा वर्ग जो है जी ये कहलाएगा मूर्धा, इसे हम मूर्धा कहते हैं। उसके बाद तय वर्ग की बात आती है, ये होता है जी दंत्य। ठीक है जी, ये दांतों से बोला जाएगा। पा वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ्य। तो पा वर्ग जो है पा फा बा बोलेंगे तो सीधा होठ से होगा। अब याद कैसे करें जी, ये तो पूरी की पूरी सीरीज है। सवाल आ जाएगा कि ठा कौन से वर्ग, ठा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना होगा जी क्या है, एकदम से याद भी नहीं रहता। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। इसे याद रखने के लिए पहले आप शुरुआती वर्ण याद रख लीजिएगा। का याद रख लीजिएगा, चा याद रख लीजिएगा, ता याद रख लीजिएगा, ता और पा। का से जो हो जाएगा का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से ता वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। तो आपको करना क्या है, इसे याद रखने के लिए, इनकी सीरीज याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कचोटता प्यार। कचोटता प्यार, कचोटना समझते हैं ना, है कि नहीं? ये स्टेटस में ही देखा है आज तक। कचोटता प्यार याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं कचोटता, कै चो टे ता प्यार। तो कचोटता प्यार जब आप लिख लेंगे तो कचोटता प्यार से आपको आइडिया लग जाएगा कि कचोटना समझते हैं। कचोटना होता है कि तेरी यादों में रात भर रात बिताई है करवट बदलते बदलते, मन में कोई बात जो है वो कचोट रही है। तो इससे याद रख लीजिएगा कचोटता प्यार हो जाएगा। अब इसका क्रम कैसे याद रखें, देखिए कैसे कंठ, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे वैसे वैसे हमें अंदर से बाहर आना है। कैसे कंठ, कंठ के बाद बारी आती है तालु की। तालु के बाद जब आप थोड़ा बाहर आएंगे तो उसके बाद बारी आती है मूर्धा की। मूर्धा से जैसे आप थोड़ा सा बाहर आएंगे तो बारी आती है दांत की। उससे जैसे आप थोड़ा सा बाहर आएंगे तो बारी आती है होठ की। तो हमें क्या करना है, हमें दांतों से शुरू कर हमें कंठ से शुरू करना है और सीधा सीधा धीरे धीरे चलते चलते हमें होठ तक आ जाना है। जिन्हें तालु में और मूर्धा में अंतर नहीं पता, मैं आपको बता दूं, तालु वो होता है जो हमारे मुंह की भीतरी छत का बीच वाला हिस्सा, और जो मूर्धा होती है, मूर्धा क्या होती है, मूर्धा होती है हमारी मुंह की भीतरी छत का सबसे आगे वाला हिस्सा, जहां दांतों के जस्ट पीछे। पहचान कैसे करेंगे, देखिए अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसा करना है, गरम समोसा लेना है और एक गरम कॉफी। एकदम समोसा खा के तुरंत कॉफी पी लेंगे तो ये मानिएगा जो समोसा खाने से जलेगा वो जलता है तालु। आपने देखा होगा मुंह के भीतरी छत में बिल्कुल बीचों बीच से एक पपड़ी उतर जाती है, और जो चाय या कॉफी खाने से जलेगा वो होता है हमारा मूर्धा। मूर्धा दांतों के जस्ट पीछे,
उससे थोड़ा और पीछे जहां तक आप अपनी जीभ रोल करके टच करा सकते हैं वो सारा तालु में आता है। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण स्थान हो गया। इसमें एक बात और है ध्यान रखने वाली, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कहलाता है अनुनासिक, इसे कहते हैं हम अनुनासिक। अब ये हो गया हमारे पास अनुनासिक। अभी हमने अनुस्वार भी पढ़ा है, तो होते क्या है समझ लीजिएगा। ये जो अंक की बिंदी है इसे हम कहते हैं जी अनुस्वार, और जो अभी हमने पढ़ा है ये जो चंद्र बिंदी है इसे कहते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक। अब इन दोनों के उच्चारण में अंतर क्या है? उच्चारण में सेम टू सेम वही अंतर है जो हंस के उच्चारण में और हंस के उच्चारण में है। आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, ये है हमारा हंस और ये है हमारा हंस। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से अधिक निकलती है और मुंह से हवा निकलती है, यानी कि मुंह से सांस निकलती है कम। अनुनासिक के उच्चारण में बस क्या होता है, नाक से हवा नाम मात्र की निकलती है और मुख से जो हवा निकलती है वो निकलती है अधिक। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों के उच्चारण में हंस और हंस जितना अंतर है। इसके उच्चारण में नाक से ज्यादा सांस नहीं निकालते हैं और अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ज्यादा श्वास निकालते हैं। प्रश्न हमारा कई बार आया कि अनुनासिक और अनुस्वार का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि नाक और मुंह दोनों से है। अनुनासिक और अनुस्वार का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। दोनों में ही हवा नाक और मुंह से निकलेगी। आप इनमें से किसी एक का भी उच्चारण केवल नाक के सहारे नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जब हीरोइन के मुंह पर टेप लगा देता है विलेन, तो हीरोइन नाक से ही उसका नाम चिल्लाले करती है कि नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नाक और मुंह दोनों से है। और मैं आपको बताता हूं मजेदार ऑप्शन। सवाल आता है अनुनासिक या अनुस्वार का संबंध किससे है, तो आता है जी नाक से, नाक से। एक ऑप्शन देता है मुंह से, और एक ऑप्शन आ जाता है जी केवल नाक से, केवल नाक से। और एक ऑप्शन आता है जी ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, यानी कि नाक और मुंह दोनों से। तो बताइए कौन सा सही होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा? नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, केवल नाक से और नाक से में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसा केवल लिखा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ गड़बड़ नहीं है। नाक से केवल आप नहीं बोल सकते कुछ भी, आप मुंह के सहारे बोलेंगे जरूर। तो नाक और मुंह दोनों से होता है संबंध। तो वर्णमाला की पहली वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने उच्चारण स्थान जान लिया, का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का, जैसे जैसे बाहर आएंगे सिंपल सी बात है, चा वर्ग का हो जाएगा कंठ के बाद तालु, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है दांत, और दांत के बाद आता है होठ। जैसे आप पा फा बा भा मा बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके होठ लगातार भिड़ रहे होंगे। ऐसे आप अगर ता वर्ग बोलेंगे, ता था दा धा, तो आपकी जो जीभ है वो दांतों पे लग रही होगी लगातार। मतलब किसी के सामने के दांत टूट जाए तो वो तुतला जाता है। ऐसी टै वर्ग अगर बोलेंगे तो टै वर्ग में आप देख रहे होंगे दांत के जस्ट पीछे हमारी जीभ टकरा रही है। टा ठा, जहां टकरा रही है टा ठा बोलने में, वही मूर्धा है। ऐसी चा अगर आप देखेंगे तो चा जो है वहां पे तालु पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, यानी कि तालु के नीचे मसल्स ज्यादा मतलब अकड़ रही हैं। का वर्ग में सीधा गले से बोल रहा है। अब हमने देखा कि इनके उच्चारण स्थान है, ये कहीं ना कहीं उच्चारण से ही बोले जाते हैं। इसलिए का से लेकर मा तक के जितने भी हमारे व्यंजन हुए टोटल हुए 25, इन 25 के 25 व्यंजनों को, इन 25 के 25 वर्णों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। क्योंकि ये वर्गों में भी विभक्त है इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन जो है वो भी कितने हैं हमारे पास? 25। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं जी हमारे पास? 25। आपको ध्यान रखना है। तो हमने बेसिक नॉलेज जो थी स्वर और व्यंजनों की हमने देख ली है। इसके बाद घोष, अघोष और जीभ के आधार पर इनकी स्थिति क्या है, अलग अलग तरह पे इनकी स्थिति क्या है, डिटेल से अगली कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।